भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को नष्ट किया। मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूँ। मैं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पुख्ता सबूतों के साथ, ऐसे सबूत जो ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरी तरह स्पष्ट है। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी से जुड़ी पहली कॉन्फ्रेंस ने देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। इस तूफान को पैदा किया था जनता के क्रोध के आवेग ने। तब सीईसी ज्ञानेश कुमार ने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। ज्ञानेश कुमार ने तब कहा था कि सारे मीडिया के समक्ष कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। रोचक बात यह है कि ज्ञानेश कुमार के कहे मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन ने माफी तो नहीं मांगी, उल्टा एक नया विस्फोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम लेकर वोट चोरी मामले में कर दिया है। इस बार इल्जामों की गंभीरता पहले से भी ज्यादा संगीन, सीधी और स्पष्ट रही। गुरुवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला और कहा कि सीईसी लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। आइए आपको मात्र 10 बिंदुओं के माध्यम से बड़ी ही आसानी से ये समझाते हैं कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, उन्होंने कहा क्या। तो पॉइंट नंबर 1 देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी के द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा, लोगों के किसी समूह द्वारा बड़े ही सुनियोजित तरीके से देश भर के उन मतदाताओं को डिलीट करने के लिए निशाना बनाया गया है जो विपक्ष के लिए वोट कर रहे थे। इसमें ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक जैसे अलग अलग समुदाय के लोग हैं जिन्हें टारगेट किया गया है, जो विपक्ष को वोट कर रहे थे। राहुल गांधी ने पॉइंट नंबर 2 देते हुए कहा कि कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र का नाम है अलंद। यहाँ 2023 के चुनावों में किसी ने 6018 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन संयोग से पकड़े गए। हुआ ये कि वहाँ के बूथ लेवल ऑफिसर ने ध्यान दिया कि उनके अंकल का वोट डिलीट हो गया है। ढूंढने पर पता चला कि अंकल का वोट पड़ोसी ने डिलीट करवाया है। पूछा गया तो पड़ोसी ने बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी ना तो डिलीट करवाने वाला और ना ही वो जिसका वोट डिलीट हुआ ये जानते हैं कि ये हुआ कैसे, यानी कोई फोर्स है जिसने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया है। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 3, अलंद में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई, लेकिन जिनके नाम ये डाली गई वास्तव में उन्होंने खुद उन्हें फाइल नहीं किया था, बल्कि सॉफ्टवेयर की मदद से फाइलिंग खुद कर दी गई। जैसे गोदाबाई नाम की एक महिला का फेक लॉगिन किया गया और उनके नाम पर 12 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश की गई। गोदाबाई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 4, वोटर लिस्ट में हेरफेर के लिए जिन कॉन्टेक्ट नंबरों का इस्तेमाल किया गया वो कर्नाटक के हैं ही नहीं, ये अलग अलग राज्य के हैं। सवाल ये है कि ये नंबर किसके हैं, इन्हें कैसे ऑपरेट किया गया, ये कहां से ऑपरेट किए गए, ओटीपी किसने जनरेट किए। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 5, सूर्यकांत नाम के व्यक्ति ने 14 मिनट में 12 वोटर्स डिलीट कर दिए। उन्होंने 15 डिलीशन फॉर्म्स भरे सिर्फ 14 मिनट में। उनके लॉगिन से जो 12 वोटर्स डिलीट हुए उनमें से एक थी बबीता चौधरी। दोनों यहाँ मौजूद हैं और दोनों को ही इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताएं कि राहुल गांधी ने स्टेज पर दोनों को बुलाया भी और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि राहुल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 6, नागराज नाम के एक व्यक्ति ने 2 वोटर्स को डिलीट करने के लिए 2 एप्लीकेशन फाइल की, वो भी सिर्फ 36 सेकंड्स में। इन्होंने ये काम किया सुबह के 4 बजे, यानी कि वो सुबह 4 बजे उठे, 36 सेकंड्स में 2 फॉर्म भरे और फिर वापस सो गए। मैं भारत के युवाओं से कहता हूँ कि भरकर दिखाएं 36 सेकंड में 2 फॉर्म, ये इंसानों के लिए संभव नहीं है। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 7, मैं बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो लोग जिनका सीरियल नंबर 1 है, यानी वो नाम जो बूथ में सबसे पहले है, उनका ही फेक लॉगिन करके बाकी वोटर्स को डिलीट किया गया है। इसका मतलब है कि वोटर्स को डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर बूथ के पहले नाम या व्यक्ति को चुन रहा है। ऐसा कर्मचारी स्तर पर नहीं हो सकता है, ये कोर सेंटर लेवल पर ही हुआ है। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 8, मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर कर्नाटक के जिन 10 बूथ्स में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वहाँ कांग्रेस का मजबूत जनाधार था। 2018 में कांग्रेस इन 10 बूथों में 8 जीती थी। जाहिर है कि संयोग नहीं था, ये एक योजनाबद्ध ऑपरेशन था। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 9, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस मामले में कर्नाटक में जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र चुनाव आयोग को भेजे, जिनमें कॉन्टेक्ट नंबरों के आईपी एड्रेस, ओटीपी डिटेल्स जैसी बहुत ही साधारण जानकारी मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं दिए, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि ऑपरेशन चलाया कहां से जा रहा है।
सीआईडी के बार बार कहने पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने ईसीआई से जानकारी देने की अपील भी की, लेकिन कोई जवाब उन्हें भी नहीं मिला। ये पुख्ता सबूत है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है। राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 10 सिर्फ अलन में नहीं, यही महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है। बस अलन में डिलीट किए गए और राजुरा में जोड़े गए, तरीका समान था। बाहर के मोबाइल फोन से ये हुआ। जिनके नाम पर वोटर्स डिलीट या जुड़े, उन्हें इसकी जानकारी नहीं। ये कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ और हमने सब साबित किया है। तो ये थे राहुल गांधी के वो 10 आरोप जिन्हें उन्होंने कथित सबूतों के साथ आज की कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया। इसी के साथ राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को उन लोगों को बचाना बंद कर देना चाहिए जो लोकतंत्र नष्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को कर्नाटक सीआईडी को 1 हफ्ते यानी 7 दिन में वो जानकारी देनी होगी जो वो मांग रहे हैं, वरना ये साबित हो जाएगा कि ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचा रहे हैं। तो लोकतंत्र पर हाइड्रोजन बम कैसे गिराया जा रहा है, ये साबित करने की कोशिश एक बार फिर राहुल गांधी ने की है। ईसीआई का जवाब इस मामले को कानूनी या राजनीतिक दिशा दे सकता है। ये विवाद आगामी चुनावों में मतदाता अधिकार और चुनावी पारदर्शिता पर बहस को तेज करेगा। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।